इस बार कितनी ठंड पड़ रही है। इस जंगल में रहना तो मुश्किल हो रहा है। तुम सही कह रही हो पीली परी, इतनी ठंड में हम पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। हम इतने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। लेकिन ठंड से बचने के लिए हमें गांव में आसरा ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन हम इस रूप में गांव में नहीं जा सकते, हमें इंसानी रूप लेकर गांव में जाना होगा। फिर दोनों परियां दो गरीब औरतों का रूप लेकर मुखिया के घर जा पहुँची। कोई है घर में? कोई है? दरवाजा खोलो। कौन है इतनी रात को? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? ये कहते हुए मुखिया ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और क्या चाहिए? हम बहुत दूर से आए हैं और इतनी ठंड में रास्ता भटक गए हैं। क्या हमें यहाँ आसरा मिल सकता है? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, न जान न पहचान, न जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर मुखिया ने दरवाजा बंद कर दिया। देखा तुमने, कितना घमंड है गांव के मुखिया को। हम दोनों को मुसीबत में देखकर भी मुखिया ने इतने बड़े घर में इतनी ठंड में हमें थोड़ी सी भी जगह नहीं दी। याद है तुम्हें, एक दिन मुखिया की बेटी खेलते खेलते नदी में गिर गई थी। उस वक्त हमने ही बचाया था मुखिया की बेटी को। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी। सुनिए, मैं एक नौकरानी हूँ, मैं मुखिया के घर में काम करती हूँ। आप इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगी? अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूँ, आप दोनों चाहें तो मेरी झोपड़ी में चलकर रह सकती हैं। बस कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें न जानते हुए भी इतनी ठंड में तुम हमें अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे रही हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर दोनों परियां कोमल के साथ चल देती हैं। आइए, अंदर आइए, ये मेरी छोटी सी झोपड़ी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। आज अगर तुम हमें ना मिलती तो पता नहीं हमारा ठंड में ना जाने क्या हाल होता। इसमें धन्यवाद कैसा, मेरे माँ बाबा ने सिखाया है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वही मैंने किया। अच्छा, आप दोनों बैठिए, मैं अभी आई। ऐसा कहकर कोमल रसोई में गई। वहीं दोनों परियां आपस में बातें करने लगी। ये लड़की कितनी अच्छी है, इसने हमें इतनी ठंड में अपने घर में रहने की जगह दी। और एक वो गांव का मुखिया सिर्फ नाम का ही अमीर है। ये सब छोड़ो पीली परी, देखो ना, कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। बेचारी की छत कई जगह से टूटी हुई है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? गुलाबी परी, हम अपने जादू से छत ठीक कर देते हैं। ये कहकर दोनों परियां अपना असली रूप धारण करके अपनी जादुई छड़ी घुमाती हैं। मैजिक मैजिक हो जा, कोमल के घर की छत जल्दी से ठीक हो जा। और देखते ही देखते घर की छत बिल्कुल ठीक हो गई और परियां वापस गरीब औरतों का रूप धारण कर लेती हैं। इतने में कोमल रसोई से बाहर निकली और बोली, माफ करना मुझे, मुझ गरीब के घर आप दोनों को खिलाने के लिए सूखी रोटी और प्याज है। आप दोनों मेरे मेहमान हो और मेरे पास आप लोगों को अच्छा खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम ऐसा मत कहो। तुम हमारे लिए जो कुछ भी लाई हो, सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ बेटी। फिर कोमल और दोनों परियां एक साथ बैठकर सूखी रोटी और प्याज बड़े आनंद से खाने लगी। तभी पीली परी बोली, बेटी खाना तो बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में आपको यही खाने को मिलेगा, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती हूँ। क्यों? मुखिया तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देता? तुम तो वहाँ दिन रात काम करती हो ना। करती तो हूँ, लेकिन वो बाकी पैसे ब्याज में काट लेते हैं, क्योंकि मैंने माँ बाबा के इलाज के लिए 1 साल पहले मुखिया से कर्जा लिया था, जो आज तक मैं चुका नहीं पाई। माँ बाबा तो रहे नहीं और न ही मैं मुखिया जी का कर्जा उतार पाई।
कोमल की दुख भरी कहानी सुनकर दोनों परियों को उस पर दया आ गई। तुम चिंता मत करो बेटी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आप दोनों चारपाई पर सो जाइए, मैं आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कोमल ने दोनों परियों के लिए बिस्तर तैयार किया और खुद जमीन पर फटी चादर ओढ़कर सो गई। लेकिन सुबह होते ही कोमल के उठने से पहले दोनों परियां आपस में बात करते हुए बोली, पीली परी बेचारी ने ठंड में हमारी कितनी सेवा की, हमें चारपाई पर सुलाकर खुद ठंड में जमीन पर सो गई। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि इसके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाए। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन हम क्या करें? क्यों ना हम अपने जादू से नदी की मछलियाँ कोमल के आंगन में ला दे तो? तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फिर देर किस बात की, चलो मिलकर जादू करते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने परी रूप में आकर कहती हैं, मैजिक मैजिक हो जा, नदी की सारी मछलियाँ कोमल के आंगन में आ जा। परी के इतना बोलते ही आंगन में मछलियों की बारिश होने लगी। तभी कोमल नींद से जाग गई। ये देख दोनों परियां फिर से साधारण औरत में बदल गई। जब कोमल उठकर आंगन में गई तो वो दंग रह गई। इतनी सारी मछलियाँ, वो भी मेरे आंगन में कहाँ से आईं? तभी पीली परी कोमल से बोली, अरे बेटी इतनी सारी मछलियाँ, बाप रे बाप, अब तुम क्या इन मछलियों को देखती ही रहोगी? जल्दी से इन मछलियों को पकड़ो और इन्हें टोकरी में डालो। फिर कोमल और दोनों परियां मिलकर एक टोकरी में मछलियाँ जमा करने लगी। सारी मछलियाँ पकड़ने के बाद गुलाबी परी कोमल से बोली, बेटी तुम इन मछलियों को बाजार में बेच देना। इस ठंड के मौसम में इन मछलियों की तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। कोमल ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उन मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच आई और उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिले। ये देख कोमल खुश होते हुए बोली, सच में उन्होंने तो बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे मछली बेचकर कितने अच्छे पैसे मिले हैं। काश ऐसा हर रोज होता तो कितना अच्छा होता। चलो आज इन पैसों से मैं अपने मेहमानों को कुछ अच्छा खाना खिलाऊंगी। कोमल उन पैसों से बाजार से राशन लेकर घर पहुंची। कोमल को इतना खुश देखकर दोनों परियां मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब हर रोज दोनों परियां अपने जादू से आंगन में मछलियों की बारिश करती और रोज कोमल उन्हें बाजार में बेचकर आया करती। कोमल का जीवन अब अच्छे से बीतने लगा और उसके घर में खाने पीने की अब कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही ठंड का मौसम गुजर गया और गर्मी के मौसम ने दस्तक दी। फिर एक दिन पीली परी कोमल से बोली, कोमल बेटी तुमने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की। अब हमारे जाने का समय आ गया है। अब हमें जाना होगा, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। कोमल बेटी तुम अपने आंगन में छोटी सी पानी की टंकी बनाओ। कल रात तुमने जिन मछलियों को आंगन से पकड़ा था उनमें से एक मछली अभी तक जिंदा है और उस मछली को तुम पानी की टंकी में छोड़ देना। फिर देखना तुम्हारी टंकी मछलियों से भर जाएगी। फिर उन मछलियों को बेचकर तुम अपना खुद का मछलियों का व्यापार कर सकती हो और तुम्हें मुखिया के घर नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन हम तुमसे मिलने फिर आएंगे। ये कहकर दोनों वहाँ से चली गयी और जंगल पहुंचकर अपने असली रूप में वापस आ गयी। वहीं दूसरी ओर कोमल ने उनके कहे अनुसार अपने आंगन में एक बड़ी सी पानी की टंकी बनाई। फिर उसने टोकरी के पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली है। मैं जल्दी से इसे जाकर टंकी में छोड़ देती हूँ। कोमल ने जैसे ही उस जिंदा मछली को टंकी में डाला, टंकी ढेर सारी मछलियों से भर गई। ये देखकर कोमल खुश होते हुए बोली, ये तो चमत्कार है। वो दोनों मेहमान के रूप में भगवान थी जो मेरी मदद करने यहाँ आई थी।
कोमल मन ही मन उन दोनों परियों का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद कोमल हर रोज टंकी में से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस टंकी से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होती थी। अब कोमल धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई और उसने मुखिया से लिया हुआ सारा कर्ज भी उतार दिया। अब कोमल खुशी से जीवन बिता रही थी, लेकिन उसकी ये खुशी मुखिया से देखी नहीं गई और उसने मछलियों से भरी हुई टंकी को अपने कब्जे में करने की सोची। फिर मुखिया एक रात दबे पांव कोमल के घर पहुंचा। वो कैसे भी करके उन सभी मछलियों को हासिल करना चाहता था। उसने जैसे ही मछलियों से भरी हुई टंकी को हाथ लगाया, उसे इतना जोरदार झटका लगा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और गांव भर में पागलों की तरह घूमने लगा। वहीं दूसरी ओर कोमल पानी की टंकी से मछलियाँ निकालकर उन्हें बेचकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। बहू सीधे खड़े पेड़ के तने के बीच में कुल्हाड़ी से गड्ढा करके बड़ा कर रही होती है, तो वहीं सास और नंद आसपास से सूखी लकड़ियाँ जमा करके उन्हें इकट्ठा कर रही होती है और पति अपनी बेटी के साथ बैठकर दरवाजे में कील ठोक रहा होता है। बस बेटा, थोड़ी देर में ये दरवाजा बनकर तैयार हो जाएगा। हिमेश जी, मैंने पेड़ के तने में इतनी जगह बना दी है कि हम आराम से लेट सके। वो तो शुक्र है कि हमें ये पेड़ मिल गया। बड़ा है ये अंदर से, आराम से हम सब रह सकते हैं। ये लो भैया, मैं और माँ सूखी लकड़ियाँ ले आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आज हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि इतनी ठंड में जंगल में पूरा परिवार इतनी मेहनत कर रहा है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ, बहुत ठंड लग रही है, अब तो एक स्वेटर ला दो, ये फट गया है। बेटा, अभी दादू की तबीयत खराब है, देखो जमीन पर कैसे कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय दो। जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर ले आऊंगी। साक्षी, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। इतनी ठंड में तो मुझसे मजदूरी भी नहीं की जा रही। काश कि इस ठंड में कोई दूसरा काम मिल जाता। अपने परिवार को ठंड से कांपता देख साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुरानी बातें याद करती है। मिया, शीतल, कितनी ठंड हो रही है ना, और कॉलेज जाना भी जरूरी है। हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी तो हम अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे। हाँ यार, हम इतनी गरीब क्यों हैं? मैंने तो सोच लिया है कि अगर मैं अपनी दुनिया में कुछ नहीं कर पाई तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लूंगी। इतना बोलकर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं और ये सब सोच रही साक्षी भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसको हंसता देख रिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम यहाँ ठंड से कांप रही हैं और तुम हंस क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। तुम स्कूल जाओ और हिमेश जी आप काम पर जाइए। माँ जी, हम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हैं। अब साक्षी अपनी सास हिमानी के साथ जंगल जाती है और वो दोनों सास बहू पहली बार जंगल के बीच जाती है, जहाँ साक्षी की नजर आसपास के पेड़ों पर पड़ती है जो कि काफी मोटे और फैले हुए थे। माँ जी, यहाँ कितने मोटे पेड़ हैं। इंसान इन पेड़ों के अंदर ही कटाई करके अपने रहने का जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने तो सोच लिया है हम यहीं से लकड़ियाँ ले जाएंगे, कभी लकड़ी की कमी होगी ही नहीं हमें। नहीं नहीं बेटा, आज आ गए, कल से नहीं आएंगे। ये जंगल के बीचों बीच है, मैंने सुना है यहाँ जानवर भी है, हमारी जान को खतरा है। चल जल्दी से हम लकड़ियाँ और सूखी झाड़ियाँ लेकर घर चलते हैं। हिमानी के कहने पर साक्षी आसपास से सूखी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ जमा करने लगती है और अपनी ऐसी हालत देखकर एक बार फिर पुरानी यादों को याद करती है, जहाँ वो अपनी दोस्तों के साथ
गरीबी में भी बहुत मजे करती थी। साक्षी, ये देख, ये लकड़ी और ये गिल्ली जंगल में जाकर खेलेंगे ताकि कोई हमें भगा ना सके। मीरा, शीतल, तुम दोनों ने तो सोच लिया है, अगर कुछ नहीं कर पाई तो अमीर घर में शादी कर लोगी, पर मुझे तो शादी से पहले ही कुछ करना है। ये गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं अपनी सारी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती, इसलिए मैं तो चली पढ़ाई करने। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें ट्यूशन नहीं दिया। ये सोचते हुए साक्षी वहीं जंगल में उदास बैठ जाती है। अपनी बहू को उदास देख हिमानी उससे कहती है, अरे क्या हुआ बहू, तू क्या सोचने लगी? यही माँ जी कि गरीब इंसान अपने बलबूते कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तीनों ही दोस्त गरीब थे, पर मेरी दोनों दोस्त की शादी अमीर घर में हो गई और आज वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हैं और मैं आज भी गरीब हूँ। क्या फायदा हुआ मेरी पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि मैं अपने पैरों पर तो खड़ी ही नहीं हो पाई। बहू, वो पुरानी बातें थी, भूल जा। और ये सूखी झाड़ियाँ ले ले, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं, दीवारों में छेद है। हम इन झाड़ियों से घर को ठीक कर देंगे ताकि घर के अंदर गर्माहट हो सके। इस तरह साक्षी अपनी सास के साथ सूखी झाड़ियाँ ले आती है और साक्षी घर के अंदर बैठकर खाना बना रही होती है तो हिमानी अपनी बेटी के साथ मिलकर घर के बाहर से घर को झाड़ियों से कवर कर रही होती है। माँ, मैंने इन झाड़ियों से खिड़की दरवाजे सब कवर कर दिए हैं और दीवार में जो छेद थे वो भी भर दिए हैं। अब अंदर चलते हैं, भाभी खाना बना रही हैं। अब घर गर्म हो चुका है। अरे वाह, अब घर कितना गरम लग रहा है। बहू, तुम रात को खाना बनाकर चूल्हे में आग छोड़ देना ताकि सारी रात घर गरम रहे। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर चूल्हे में जल रही आग और बाहर चल रही हवा की वजह से घर में आग लग जाती है। पूरा परिवार जैसे तैसे रात को अपनी जान बचा लेता है, पर अपना घर नहीं बचा पाता। माँ, अब हम कहाँ जाएं? हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है और ये गांव वाले हमारी मदद नहीं करने वाले। माँ जी, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो जंगल है। वहाँ के पेड़ की शाखाएं तने बहुत बड़े हैं। जब तक सर्दियाँ हैं तब तक हम वहीं किसी पेड़ में ही अपना घर बना कर रहेंगे और गर्मियों में वापस अपने जले घर में आ जाएंगे और इन पैसों को जोड़कर अपने घर की मरम्मत करवाएंगे। अब पूरा परिवार जंगल में आकर कड़ी मुशक्कत करता है और अपने रहने के लिए पेड़ के अंदर घर बनाता है। माँ, हमारा ये छोटा सा पेड़ घर तो बहुत सुंदर और गर्म है। पर कब तक हम इस पेड़ के घर में रहेंगे? यहाँ 2 या 3 लोग ही सो सकते हैं, बाकी लोगों को बैठना पड़ता है। कुछ दिन की दिक्कत बेटा झेलनी पड़ेगी। बहू, तू पेड़ घर के बाहर बैठकर खाना बना ले, अंदर तो जगह नहीं है। पेड़ घर में कम जगह होने की वजह से वो लोग जैसे तैसे पेड़ घर में रहते हैं और साक्षी पेड़ घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है और पूरा परिवार बाहर ही खाना खाकर पेड़ घर के अंदर सोता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हिमेश जी, यहाँ से तो आपको काफी समय लगता होगा काम पर जाने में। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? शहर चले जाइए। आपको पता है मेरी दोनों दोस्तों ने अमीर घर में शादी कर ली और वो शहर में ही रहती हैं। अगर आप भी शहर में काम करेंगे तो क्या पता हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। साक्षी, इतनी ठंड में मैं अपने परिवार को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता और अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं यही रहकर कुछ काम करता हूँ। भाभी, अंदर चलते हैं। देखो, फिर से कुछ लोग जंगल सफारी करने के लिए आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो कहीं वो हमें यहाँ से भगा ना दें।
जीप में सफारी राइडर को आता देखकर पूरा परिवार डरकर अपने पेड़ घर में चला जाता है। दरवाजा बंद कर सहम कर बैठ जाता है तो वहीं हिमेश काम करने के लिए बाहर जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन साक्षी जब अपने पेड़ घर के बाहर बैठकर खाना बना रही होती है और रिंकी थकी हुई स्कूल से आ रही होती है, तभी एक जीप पर दो अमीर लड़कियां सफारी राइड करती हुई आती हैं और जब उनकी नजर पेड़ घर के बाहर साक्षी पर पड़ती है तो वो अपनी जीप वहीं पर रुकवा देती है और उसके पास जाती है। ये मीरा और शीतल होती हैं। साक्षी तो इस जंगल में यहाँ खाना बना रही है और ये क्या, पहली बार मैंने देखा है पेड़ के तने में दरवाजा, अंदर रहने की जगह है क्या? साक्षी, तुमने जंगल में इतना अच्छा घर बना रखा है, हमें अपना घर दिखाओ ना। अब तो हम कैंपिंग ना करके 2 दिन तुम्हारे पेड़ घर में ही रहेंगे। इतना बोलकर मीरा और शीतल पेड़ घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि छोटी सी जगह में एक कोने पर गरीब परिवार ने अपना बिस्तर और कपड़ा रखा है। साक्षी, तुम इस पेड़ घर में इतनी बुरी हालत में रह रही हो क्या? मीरा, तुम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो? अब यही हमारा घर है। अब तुम यहाँ आई हो तो तुम आराम से यहाँ रुक कर जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, खाना बन चुका है। इस तरह साक्षी बात को घुमाने की कोशिश करती है और पूरी रात दोनों दोस्त उसके घर में बिताती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग पेड़ घर के बाहर बिस्तर लगाकर सोते हैं और अगली सुबह एक बार फिर दोनों दोस्त साक्षी से उसके गरीब परिवार के बारे में पूछती है, पर साक्षी कुछ नहीं बताती और बाहर चली जाती है। जिसके बाद बिस्तर पर बीमार लेटा सुरेंद्र मीरा और शीतल से कहता है, बेटा, तुम्हारी दोस्त तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हमेशा तुम दोनों को याद करती थी और मुझे अच्छा लग रहा है। तुम दोनों आज इतनी खुश हो, पर तुम्हारी दोस्त नहीं है, इसका दुख भी है। हमारा घर जल गया, सर्दी में हम बेघर हो गए, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए इस पेड़ को अपना घर बनाया और यहाँ रह रहे हैं। पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, बस जल्दी से गर्मी आए तो हम इस पेड़ घर को भी खाली करके अपने जले हुए घर में जाएं और उसकी मरम्मत करवा पाएं। अंकल जी, आप गर्मी में नहीं बल्कि इसी सर्दी में ही अपने असली घर में जाएंगे। शीतल, हमें हमारी दोस्त की मदद करनी चाहिए, वो हमसे कभी भी मदद नहीं लेगी। पर तुम्हें याद है ना कि वो हमें कैसे मुफ्त में क्लासेस देती थी, क्योंकि हमारे पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो समय आ गया है जब हम अपनी दोस्त को गुरु दक्षिणा दें। इसीलिए साक्षी के गांव चलते हैं और उसके घर की मरम्मत करवाते हैं। साक्षी की मदद करने के लिए दोनों सहेलियां गांव वापस जाती हैं और ठेकेदार को पैसे देकर घर की मरम्मत करवानी शुरू कर देती हैं। वो मिट्टी का घर पक्का घर बन जाता है और इस दौरान वो दोनों अपनी सहेली के साथ उस पेड़ घर में रहती हैं। साक्षी, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, यहाँ रहकर हमें बहुत अच्छा लगा, पर कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो कल पता चल जाएगा। अगले दिन साक्षी की दोनों सहेलियां उसको गांव ले जाती हैं और अपना पक्का घर देखकर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। हम जानते थे तुम हमारी मदद कभी नहीं लोगी, भले ही तुम्हें अपनी सारी जिंदगी उस पेड़ घर में ही क्यों ना गुजारनी पड़े, पर ये हमने तुम्हारी मदद नहीं करी, हमने गुरु दक्षिणा दिया है। याद है ना, तुमने हमें ट्यूशन दिया था। और हिमेश, तुम्हें गांव में रहकर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ शहर चलो, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। इस तरह एक गरीब सहेली के घर दो अमीर सहेलियां आकर उसकी मदद करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।